न्यूक्लियर डेटरेंस आपको बता चुके हैं कि 19 न्यूक्लियर डेटरेंस जो है ये 1998 के पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट के बारे में हम आपको उसमें डिस्कस करेंगे कि उन टेस्ट का जो है क्या इम्पैक्ट था पाकिस्तान और इंडिया की जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स थे उनके ऊपर। इसके अलावा इन टेस्ट की वजह से न्यूक्लियर डेटरेंस किस तरह से क्रिएट हो, न्यूक्लियर डेटरेंस किसे कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो है उसका जो है कितनी हद तक वो पाकिस्तान दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक्स के लिए नुकसानदेह है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं कि पहले 1974 में ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताते हैं न्यूक्लियर टेस्ट की, उसके बाद आपको न्यूक्लियर डेटरेंस बताते हैं कि अच्छा पहले चाहिए बताते हैं ऐसा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये 1974 में पोखरान ने मई 1974 में अपना पहला जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। तो इसके ऊपर ग्लोबली किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त कहा, जो पाकिस्तान के लीडर थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हर सूरत में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करके आएगा चाहे हमें गाज खाना पड़े। तो उनका ये काफ़ी जो है फेमस जुमला हुआ था, काफ़ी फेमस सेंटेंस था उनका कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो कितनी रेजोल्यूट थी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हासिल करने के लिए। वजह क्या थी? वही न्यूक्लियर डेटरेंस। अब आप न्यूक्लियर डेटरेंस पर आते हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस बेसिकली ये होती है कि एक कंट्री के पास, आपको सिंपली आपको बताते हैं कि कंट्री के पास फर्ज करें न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो दूसरी कंट्री जो है उसके ऊपर अटैक करने से डरेगी। बजाय उसके पास अगर दोनों कंट्रीज जो हैं वो इक्वली हैं लेकिन फिर भी अटैक करने से डरते हैं। वजह क्या होती है कि उनको खौफ होता है कि सामने से उनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा, उनकी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब मिसाल देते हैं आपको कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान जो इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान की पॉलिटी जो है, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप वो सोचेगी कि अगर हम अटैक करेंगे तो वापसी हमें रिटेलिएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जंग रोकने का एक वजह बन जाता है, बजाय इसके कि इसकी वजह से मजीद जंगें छिड़ी हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस। अच्छा, 1998 की 11 मई को इंडिया ने अपने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो इसकी वजह से जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स थी वो काफ़ी चेंज हो गई। जो इक्विलिब्रियम था, पावर इक्विलिब्रियम साउथ एशिया के अंदर, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। तो पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट किया चाबी के अंदर बलूचिस्तान में। तो इसकी वजह से एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो था वो दोबारा से रिस्टोर हो गया और न्यूक्लियर डेटरेंस वो क्रिएट हो गई। स्ट्रेटेजिक बैलेंस वही कि इक्वलिटी इक्विलिब्रियम हो गया और न्यूक्लियर डेटरेंस के दोनों कंट्रीज हैं उनके ऊपर एक किस्म का खौफ सवार हो गया कि अगर वो सामने वाले को अटैक करते हैं उनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो सारा सिस्टम था ये बेसिकली ये डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं था बल्कि डेटरेंस के लिए था कि डिस्ट्रैक्शन को रोका जा सके, फुल फ्लेज वार को रोका जा सके। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कोई किस्म की कोई फुल फ्लेज वार तो नहीं हुई, चाहता हम कोई जो छोटे मोटे कन्फ्रंटेशन थी वो देखी गई हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, और अभी भी छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो जो इसका मेन पॉलिटिकल ये जो वेपन्स होते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन्स बेसिकली पॉलिटिकल वेपन्स होते हैं। इनका मकसद जंग जीतना या लड़ना नहीं होता बल्कि जंगों को होने से रोकना होता है, जिसका मेन पर्पस होता है। डेटरिंग वार इनका जो होता है ना वो मेन पर्पस होता है। तो अब 1998 के बाद देख सकते हैं कि साउथ एशिया में किसी किस्म की जो मेजर वार जो है वो नहीं दिखेगी। इससे पहले देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1948, 65 और 71 में फुल फ्लेज वार हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद से 1998 के बाद से इस तरह की फुल फ्लेज वार तो नहीं दिखेगी। हाँ, ये हो सकता है कुछ छोटे मोटे जो कन्फ्रंटेशन हैं वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल कारगिल में देख लें 1999 में, या ट्रूप मोबिलाइजेशन थी 2001-2 में, बालाकोट में 2019 में जो इंडियन एयरफोर्स ने आके अटैक किया, फिर वापस में पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में उनके एक पायलट को भी जो है अरेस्ट किया था जहाज़ को मार गिराने के बाद, प्लेन को मार गिराने के बाद। तो इस तरह के जो है कन्फ्रंटेशन तो देखी गई हैं लेकिन फुल फ्लेज वार नहीं हो सकी। वजह क्या है? न्यूक्लियर डेटरेंस। तो एक जो एस्केलेशन का जो था वो कम हो गया एक फुल फ्लेज वार का, लेकिन अभी भी देखें तो न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट की जो एक चांसेस हैं वो रिस्क मौजूद है, क्योंकि दोनों तरफ की जो लीडरशिप में एक देख लें तो इस तरह के बयान देना कि हमने वो ईद पे फोड़ने के लिए नहीं बनाया न्यूक्लियर हथियार, या इंडिया में देखें तो वो कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर हथियार इसलिए नहीं बनाया कि हम दिवाली पे फोड़ें। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों तरफ के जो लीडरशिप की ये चीज़ें हैं तो ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकती हैं, एक फुल जो है न्यूक्लियर वार की जो है उसकी तरफ लेके जा सकती हैं। इस तरह के बयान जो काफ़ी जो कह लें इश्तियाल अंगेज़ होते हैं। पाकिस्तान की क्या डेटर स्ट्रेटजी है? पाकिस्तान जो है
न्यूक्लियर डायटर्स के साथ साथ इसके अलावा कन्वेंशनल तरीके से भी कैपेबिलिटी के ज़रिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के ज़रिए से पाकिस्तान डायटर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। डिप्लोमेटिक मेजर्स भी इसमें काफ़ी लिए जा चुके हैं, एग्रीमेंट्स भी काफ़ी सारे हो चुके हैं इस हवाले से, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है डायटर्स को कायम रखने के लिए। इंडिया की गोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, इस तरह की दूसरी डॉक्ट्राइन्स हैं, उनको जो है सामना करने के लिए पाकिस्तान को डायटर्स की काफ़ी ज़रूरत है। एग्रीमेंट्स देखें तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स काफ़ी सारे हो चुके हैं। 1988 में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक ना करने का जो है वो एग्रीमेंट हुआ था। 1991 में एयर स्पेस की वायलेशन थ्रू मिसाइल्स या क्या कह लें कि मिलिट्री प्लेन्स के ज़रिए से एयर स्पेस वायलेशन के खिलाफ भी एक एग्रीमेंट हुआ था। इसके अलावा लाहौर समिट में 1991 में वाजपेयी और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई थी, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग मेजर्स जो है काफ़ी लिए गए थे। 2005 में एडवांस मिसाइल टेस्ट नोटिफिकेशन, अगर फर्ज करें कि कोई कंट्री मिसाइल टेस्ट कर रही है तो वो पहले से नोटिफाई करेगी दूसरी कंट्री को। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर मिसाइल जो है टेस्ट करता है तो इंडिया को नोटिफाई करेगा, और इंडिया अगर मिसाइल टेस्ट करता है तो पाकिस्तान को नोटिफाई करेगा। तो उसका मकसद क्या था कि रिड्यूसिंग जो रिस्क है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का वो कम हो जाएगा। अच्छा, यूएस और इंडिया की जो न्यूक्लियर कॉपरेशन चल रही है, इसकी वजह से रीजनल बैलेंस जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है कि वो पाकिस्तान को तो इस तरह की कोई जो है कॉपरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक जो स्टेबिलिटी है वो इससे काफ़ी कम हो गई है। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बेसिकली होती है कि जो ताकि इसका मकसद ये होता है कि किसी किस्म का आर्म्ड कन्फ्लिक्ट वो पे वहाँ पे ना हो सके, या डिस्प्यूट्स इस तरह के जो है आपस में ना हो सकें। इन चीज़ों को रोकने के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, और न्यूक्लियर रेस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यूक्लियर हथियार जो है ये कोई खिलौना नहीं होता, इनको रिस्पॉन्सिबिली इनको जो है इस्तेमाल करना पड़ता है, इनको हैंडल करना पड़ता है। तो किसी भी किस्म की इनरिस्पॉन्सिबल रोटेरी के जो बयान हैं या एक्सीडेंटल एस्केलेशन हैं, इनसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर देखें तो न्यूक्लियर डेटर्स वो उसका इम्पैक्ट कम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि एआई और मल्टीपल ड्रोन्स की वजह से, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की वजह से न्यूक्लियर डेटर्स का जो है असर कम होता नज़र आ रहा है। इस तरह के वेपन्स हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे इसके जो इन टेक्नोलॉजीज़ का जो है मैनेज करना, इसको मैनेज करने की प्रॉपर ज़रूरत है। डिस्कशंस होनी चाहिए ताकि एस्केलेशंस जो हैं वो हो ही ना सकें इस तरह की, ताकि फुल फ्लैज वार की तरफ सिस्टम जो है वो ना जाए। और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है उसके उसके लिए जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की ज़रूरत है कि अच्छा, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ये होती है कि न्यूक्लियर सेफ्टी को जो है यकीनी बनाया जाए, उसके न्यूक्लियर यूज़ को जो है रोका जाए, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। तो इसके लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, एक बाहमी जो है ताल्लुकात के ज़रिए